नमस्कार प्यारे साथियों, अश्विनी जीएस क्लासेस में आप सबका स्वागत है। मैं अश्विनी द्विवेदी आज आप लोगों के समक्ष एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर के हाजिर हुआ हूं और उस टॉपिक का नाम है मूल अधिकारों से संबंधित महत्वपूर्ण मामले। फंडामेंटल राइट से रिलेटेड इम्पोर्टेंट जो मामले होते हैं, जो कुछ केस होते हैं, कुछ वाद होते हैं, जो मौलिक अधिकारों से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं। देखिए, मौलिक अधिकार जो था एक ऐसा अधिकार है जिसके बिना, फंडामेंटल राइट्स एक ऐसा राइट्स है जिसके बिना लोगों का सर्वांगीण विकास संभव नहीं है। मतलब मौलिक अधिकार के बिना लोगों का सभी क्षेत्रों में डेवलपमेंट होना पूर्णतः सही नहीं माना जाता और सही और पूर्णतः डेवलपमेंट हो भी नहीं सकता, क्योंकि मौलिक अधिकार बहुत जरूरी होता है मानव के लिए, मनुष्यों के लिए। प्यारे साथियों, आप यहाँ पर देखे होंगे कि जो मौलिक अधिकार है ये राज्य के खिलाफ जनता को दिया गया है। स्टेट के अगेंस्ट में पब्लिक को फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड किया गया है। फंडामेंटल राइट्स जो है की मांग के लिए, मौलिक अधिकारों की मांग के लिए पूरे विश्व में कई क्रांतियां हुए, कई आंदोलन हुए। जहां भी आंदोलन हुआ वहां पर लोगों ने मौलिक अधिकारों की मांग जरूर किया। और चाहे अमेरिका विश्व का पहला ऐसा देश बना जो मौलिक अधिकारों को अपने यहाँ लागू किया था, मौलिक अधिकारों को अपने यहाँ इम्प्लीमेंट किया, फंडामेंटल राइट्स को अपने यहाँ इम्प्लीमेंट किया, अपने संविधान में शामिल किया। पहला ऐसा देश बना कोई अगर तो अमेरिका बना था। उसके बाद समानता वगैरह की बात तो खैर फ्रांसीसी क्रांति से भी उठ करके सामने आई। समानता और स्वतंत्रता का कॉन्सेप्ट, चाहे इक्वलिटी की बात हो, चाहे फ्रीडम की बात हो, तो आपका जो है इक्वलिटी और फ्रीडम की बात बहुत पहले से यहाँ से इंडिया में आया। और इक्वलिटी और फ्रीडम की बात इंडिया में जो है फ्रेंच रिवॉल्यूशन से भी इंस्पायर्ड होकर के लोगों ने शामिल किया था। ये जो भारत में मौलिक अधिकारों का कॉन्सेप्ट आया, फंडामेंटल राइट्स का जो कॉन्सेप्ट आया, यह कॉन्सेप्ट बहुत बड़े स्तर पर आज़ादी के पहले से ही इसकी नींव रखी जा चुकी थी और यह नींव ने बड़े स्तर पर काम किया। और मौलिक अधिकार संविधान हमारा जब आज़ाद हुआ, संविधान जब बना 15 जनवरी 1950 ईस्वी को जब लागू किया गया इसके सभी भागों को, और 26 नवंबर 1949 ईस्वी को संविधान बनकर तैयार हो गया था। इसी दिन इसे अंगीकृत कर लिया गया था, एक्सेप्ट कर लिया गया था। और एक्सेप्ट करने के बाद जब 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू कर दिया गया इसके सभी भागों को, तो लागू करने के बाद हमारे यहाँ उस समय संविधान में लोगों को मौलिक अधिकार भी प्रदान किए गए। उसी समय से संविधान निर्माताओं ने मौलिक अधिकारों को भी दिए। लेकिन मूल अधिकारों से संबंधित कुछ विवाद हैं कि राज्य मूल अधिकारों को कम करना चाहते हैं, न्यायपालिका मूल अधिकारों को बढ़ाना चाहती है। न्यायपालिका ने तो समय समय पर मूल अधिकारों में व्याख्या किया है और व्याख्या करके, इंटरप्रेट करके उसे बढ़ाने का काम किया है। कई सारी स्वतंत्रताएं बाद में जोड़ी गई। आर्टिकल 21 के तहत, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के तहत सुप्रीम कोर्ट ने कई सारी स्वतंत्रताओं को चिन्हित किया और लोगों को प्रदान किया गया। तो कई सारे विवाद हैं मौलिक अधिकारों से संबंधित, और वे विवाद न्यायालय तक भी पहुंचे, कोर्ट तक भी पहुंचे। उन्हीं को वाद कहा जाता है। अब उसी वाद से संबंधित, मामले से संबंधित कुछ केसेस हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। फ्रेंड्स, ये कई बार क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं। अब मैं यहाँ पर बात करता हूँ, देरी न करते हुए स्टार्ट करना चाहता हूँ। मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि यह केस था, एक मामला था प्यारे दोस्तों, शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ। क्या था? शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ मामला था एक, प्यारे दोस्तों। क्या था? शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ, यह मामला था। और यह बहुत ही महत्वपूर्ण मामला था प्यारे साथियों। यह जो मामला था आपका शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ, यह जो आपका इशूज था, यह आपका जो है सो 1951 में था। कब था? 1951 में यह आपका मामला था प्यारे साथियों। 1951 का मतलब आप समझ रहे हैं, जिस समय पहला संविधान संशोधन हुआ था उसी समय से संबंधित ये आपका मामला है, ये आपका वाद है, ये आपका केस है।
इसमें क्या हुआ था कि जो आपका संविधान में पहला संशोधन हुआ था 1951 ईस्वी में, तो पहला संविधान संशोधन के जो हुआ था उसमें पहला संविधान संशोधन 1951 को जो है अनुच्छेद 13(2) प्यारे दोस्तों आर्टिकल 13 का क्लॉज 2 का उल्लंघन माना गया था। पहला संविधान संशोधन फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो हुआ था आपका 1951 में, और उसी के द्वारा 13 के क्लॉज 2 को क्या माना गया, तो उसका उल्लंघन माना गया प्यारे दोस्तों, उसका हनन माना गया कि उसका यहाँ पर जो है नुकसान हुआ है। इसीलिए उसके उल्लंघन को मानते हुए चुनौती दी गई सर्वोच्च न्यायालय में, और चुनौती जब दिया गया सर्वोच्च न्यायालय में तो सर्वोच्च न्यायालय ने अपने यहाँ पर यह फैसला में सुनाया। क्या सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया यहाँ पर? तो सर्वोच्च न्यायालय यहाँ पर जो फैसला सुनाया प्यारे साथियों, उसने कहा कि संसद को, भाई देखिए यहाँ पर एक आपको और समझना पड़ेगा, अनुच्छेद 368 आर्टिकल 368 में क्या है प्यारे साथियों, यहाँ पर कहा गया है कि संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति का जिक्र है। जो संसद है वह संविधान में संशोधन कर सकती है, इसका जिक्र आर्टिकल 368 में कहा गया है प्यारे दोस्तों। तो यहाँ पर जब शंकरी प्रसाद के मामले में पहला संविधान संशोधन को ये माना गया, यह आर्टिकल 13(2) के जो क्लॉज 13 का 2 है, इसका यह उल्लंघन कर रहा है। इसी की चुनौती जब न्यायालय में दी गई तो सर्वोच्च न्यायालय ने अपना यह फैसला सुनाया यहाँ पर प्यारे साथियों, और उसने कहा कि अनुच्छेद 368 के तहत संविधान के भाग 3 में भी संशोधन करने की संसद को शक्ति है, और संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है प्यारे साथियों, कहीं भी संशोधन कर सकती है संसद। समझ गए? संविधान जो संविधान है आपका भाग 3 में इसका डिस्क्राइब किया गया है, पार्ट 3 में डिस्क्राइब किया गया है। तो संसद पार्ट 3 में भी, संसद जो है पार्ट 3 में भी अमेंडमेंट कर सकता है, संशोधन कर सकता है प्यारे साथियों। उसे शक्ति यह प्राप्त है संसद को कि वह संशोधन मौलिक अधिकारों में भी कर सके। तो आप याद रखिएगा कि शंकरी प्रसाद केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह डिसीजन सुनाया और यह संसद को यह शक्ति दिया। व्याख्या करते हुए उसने कहा कि इस भाग 3 में भी, अनुच्छेद 368 के तहत भाग 3 में भी संसद को संशोधन करने की शक्ति प्राप्त है, ये प्रदान किया गया। इसके बाद जब आगे बढ़ा, इसके बाद एक और केस गया सुप्रीम कोर्ट में, और वह केस था प्यारे साथियों, वह केस था सज्जन सिंह बनाम राजस्थान सरकार। कौन सा मामला था प्यारे दोस्तों? तो सज्जन सिंह बनाम राजस्थान सरकार की वह मामला था। उस मामले को भी हम लोग देखेंगे कि इस मामले में क्या फैसला सुनाया गया। सज्जन सिंह बनाम राजस्थान सरकार। तो सज्जन सिंह बनाम राजस्थान सरकार का जो मामला था प्यारे साथियों, यह आपका 1964 में था। किस सन में था? 1964 में था। और यह मामला जब सुप्रीम कोर्ट में आपका गया तो इसमें सुप्रीम कोर्ट में यह बात के लिए चुनौती दी गई, और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना जो निर्णय सुनाया उसने कहा कि संसद मूल अधिकार में संशोधन कर सकती है प्यारे साथियों। इसमें क्या कहा गया? इसमें भी इस बात को कहा गया कि मतलब जो पहली बात में कही गई थी शंकरी प्रसाद के केस में, उसी बात को दोहराते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह डिसीजन सुनाया कि संसद क्या कर सकता है। तो संसद जो आपका मूल अधिकार है, संसद मूल अधिकारों में संशोधन कर सकता है, संशोधन कर सकता है, इसे शक्ति यह प्राप्त है। इस बात को स्वीकार किया गया प्यारे साथियों। तो इस बात के तहत आप इस बात को याद रखेंगे, यह निर्णय दिया गया कि संसद मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है, इसे लागू रखा गया। इसके बाद क्या होता है? इसके बाद एक और महत्वपूर्ण केस आता है आपका, और वह जो महत्वपूर्ण केस आता है आपका, वो भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट माना जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है प्यारे दोस्तों। और वह जो आपका मामला था
वह उसका नाम था गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। प्यारे साथियों, क्या नाम था उसका? गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य उसका नाम था। यह मामला जो थी आपकी, यह आपका मामला 1967 में था। कब था? 1967 में था। तो आइए हम इसे इरेज करते हैं। आप इसे जरूर लिख लिए होंगे। अब मैं आगे बढ़ता हूं, या स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। देखिए प्यारे साथियों, मैं यहाँ पर बात करने वाला हूँ अब आपके साथ जो बहुत महत्वपूर्ण केस था। वह केस का नाम था जो है क्या था? गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। प्यारे साथियों, क्या नाम था? गोलकनाथ बनाम पंजाब सरकार। गोलकनाथ बनाम पंजाब सरकार की यह जो मामला सामने आई, यह आपका 1967 में केस था। प्यारे साथियों, किस सन में था? 1967 में यह केस था। समझिए कब केस आया? तो 1967 में यह केस था। और इस केस में प्यारे साथियों मैं आपको बता दूं, इस केस में 11 जज मिलकर के फैसला सुनाए थे। कितने जज? 11 जजों की पीठ ने फैसला यहाँ पर सुनाया था। और 11 जजों की पीठ ने 6-5 के अनुपात में यह फैसला सुनाने का काम किया था। क्या किया था? कि 6-5 के अनुपात में उसने फैसला सुनाया। और उस सुप्रीम कोर्ट ने गोलकनाथ बनाम पंजाब सरकार की जो केस था, मामला था, जो पंजाब राज्य, इसमें जो है सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया कि संसद जो है वह मूल अधिकारों को कम नहीं कर सकती है। संसद मूल अधिकारों को कम नहीं कर सकती है, मतलब संसद को यह अधिकार प्राप्त नहीं होगा जिससे मूल अधिकारों का अल्पीकरण हो रहा हो, मूल अधिकारों का घटौती हो रहा हो। ऐसा संशोधन संसद नहीं कर सकती है। प्यारे साथियों, तो इसमें कहा गया कि संसद जो है वह संसद ऐसा संशोधन संविधान में नहीं कर सकती है जिससे मूल अधिकारों के अल्पीकरण की मामला हो। कौन सी मामला हो? जिसमें अल्पीकरण की मामला हो। मतलब साफ शब्दों में आप याद रखेंगे कि संसद मूल अधिकारों में कमी नहीं कर सकती है। किस केस में कहा गया? तो गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, पंजाब सरकार की किस मामले में कहा गया? यह मामला आपका जो है 1967 में था। प्यारे साथियों, कब था? 1967 में यह मामला था। समझ गए? जब यह फैसला जब सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया तो इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद देखिए कुछ और मामला बढ़ा और केंद्र और राज्य के बीच में जो हमारे यहाँ संसद की जो शक्तियां हैं, तो संसद जो विधायिका है और न्यायपालिका के बीच में कुछ विवाद उत्पन्न हुए। और विवाद उत्पन्न हुआ डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स को लेकर। क्योंकि जब न्यायपालिका ने कहा कि जो संसद है वह मूल अधिकारों में कमी नहीं कर सकता है। मेरे प्यारे साथियों, मैं आपको एक बात बता दूं यहाँ पर प्यारे फ्रेंड्स, कि आप यहाँ पर एक बात को समझोगे कि सुप्रीम कोर्ट को यह शक्ति प्राप्त है कि सुप्रीम कोर्ट जो है अपने द्वारा सुनाए गए मामले में दोबारा फैसला सुना सकता है। अपने द्वारा सुनाए गए फैसले को पलटते हुए दोबारा फैसला सुना सकता है। यह सुप्रीम कोर्ट को अधिकार प्रदान किया गया है। अब इसके बाद क्या होता है कि जो राज्य सरकारें डीपीएसपी को लागू करती हैं। डीपीएसपी मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का जो मामला होता है, जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व का मामला होता है। तो इस मामले में आपको ध्यान रखना चाहिए कि जो डीपीएसपी का मामला है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व का मामला है। जब कोर्ट ने यह फैसला सुना दिया गया कि संसद मूल अधिकारों में अल्पीकरण नहीं कर सकती है, तो डीपीएसपी को ध्यान में रख करके कानून बनाने में, क्योंकि डीपीएसपी का उद्देश्य है प्यारे साथियों समाज में न्याय स्थापित करना। क्या करना? समाज में न्याय स्थापित करना इसका काम है। समाज में सामाजिक समरसता लाने का यह प्रयास है। समाज में कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने की बात करता है। समाज में सामाजिक न्याय स्थापित करने की बात करता है। सोशल जस्टिस, इक्विलिटी, फ्रीडम, ये सब लाने की बात करता है। तो मतलब कहा गया है कि राज्य डीपीएसपी को ध्यान में रख करके यदि कोई कानून बनाते हैं तो वहां पर सामाजिक न्याय स्थापित होगा, स्वतंत्रता स्थापित होगा, सबको एक समान अधिकार मिलेगा। तो इसीलिए राज्यों को डीपीएसपी को ध्यान में रख करके कानून बनाने में कुछ कठिनाई होने लगी प्यारे साथियों। क्या होने लगी? कुछ कठिनाई होने लगी, कुछ उन्हें प्रॉब्लम होने लगा, कुछ दिक्कत आने लगी। लेकिन यह भी एक सत्य था
कि डीपीएसपी को ध्यान में रख करके राज्य जो कानून बनाते थे उस बनाए गए कानून से लोगों के मूल अधिकारों का हनन होने लगा, लोगों के मूल अधिकारों का हनन होने लगा था, कम होने लगा था, उसमें हस्तक्षेप होने लगा था। तो यहाँ पर विवाद उत्पन्न हो गया कि क्या डीपीएसपी को लागू करने के लिए या डीपीएसपी को ध्यान में रख करके कानून बनाने के लिए जो राज्य कानून बना रहे हैं डीपीएसपी को ध्यान में रख करके और बनाए गए कानून से मूल अधिकारों का भी उल्लंघन हो जाता है तो किसे सर्वोपरि माना जाए? डीपीएसपी के द्वारा बनाए गए कानून को सर्वोपरि माना जाए या मौलिक अधिकारों को सर्वोपरि माना जाए? तो न्यायपालिका ने फैसला सुनाया था कि नहीं, मौलिक अधिकार डीपीएसपी को ध्यान में रख करके राज्य यदि कोई कानून बनाते हैं और उसे मूल अधिकारों का हनन होता है तो वह कानून अमान्य होगा, क्योंकि मूल अधिकारों का हनन करने वाले डीपीएसपी से बना कानून को मान्यता नहीं मिलनी चाहिए। प्यारे दोस्तों, यह न्यायपालिका ने भी स्पष्ट किया था। तो संसद ने क्या किया, यहाँ पर संसद को लगा कि हमारा शक्ति जो है सो कुछ कम हो रहा है, कुछ समस्या उत्पन्न हो रही है। तब उसने क्या किया कि 1971 में संसद ने 1971 में प्यारे साथियों 1971 ईस्वी में 2 संशोधन किया। संसद ने क्या किया? संसद ने 2 संशोधन किया। एक आपका था 24वां संशोधन और एक आपका था 25वां संशोधन। 24वां संशोधन और 25वां संशोधन, 2 संशोधन किया गया संसद के द्वारा। संसद ने इन 2 संशोधन करके अपनी शक्ति में वृद्धि लाने का प्रयास किया। यह जो 24वां संशोधन था इसके बारे में मैं आपको बताऊं कि 24वां संशोधन में क्या था प्यारे साथियों। तो 24वां संशोधन में कहा गया कि संसद ने जब किया 1971 में 24वां संविधान संशोधन, तो इसके तहत उसने कहा अनुच्छेद 13 में खंड 4 जोड़ दिया गया। आर्टिकल 13 का क्लॉज 4 इसमें ऐड कर दिया गया। अनुच्छेद 13 में खंड 4 को जोड़ दिया गया संसद के द्वारा प्यारे साथियों। और संसद के द्वारा जब खंड 4 जोड़ा गया अनुच्छेद 13 में और कहा गया कि यहाँ पर और अनुच्छेद 368 में भी अमेंडमेंट कर दिया गया। आर्टिकल 368 जो था संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति देता है, इसमें भी संशोधन कर दिया गया और इसके तहत संसद को संविधान में संशोधन करने की असीमित शक्ति प्राप्त हो गई, अपरिमित शक्ति प्राप्त हो गई। जब संसद में ने संशोधन किया 24वां संशोधन, तो संसद को प्यारे दोस्तों संविधान में संशोधन करने की असीमित शक्ति प्राप्त हो गई। तो जितना चाहे उतना संशोधन कर सकता है। ये 24वां संशोधन में हुआ, समझ गए। 24वां संशोधन में क्या हुआ कि संसद को संविधान में संशोधन करने की असीमित शक्ति प्राप्त हो गई, क्योंकि संसद ने 2 काम किया था। 2 काम याद रखेंगे। अनुच्छेद 13 में खंड 4 जोड़ा था, अनुच्छेद 13 में खंड 4 जोड़ा था संसद ने, और 368 में भी संशोधन कर दिया था, जिसके चलते ही संसद को संविधान में संशोधन करने की असीमित शक्ति प्राप्त हो गई थी। इसके बाद ये तो 24वां रहा। 25वां संशोधन क्या था प्यारे साथियों? तो 25वां संशोधन में क्या हुआ ये भी मैं आपको स्पष्ट कर दूं। तो 25वां संशोधन भी 1971 में ही था और इस संशोधन में जो है सो इस संशोधन में व्यवस्था किया गया। इस संशोधन में ही संसद ने यहाँ पर ये व्यवस्था कर दिया गया प्यारे साथियों कि मतलब यहाँ पर जो संसद जो कानून बनानी है, मतलब आर्टिकल 39 को ध्यान में रख करके अब 39 क्या है प्यारे दोस्तों? यह डीपीएसपी का आर्टिकल है। इसमें कहा गया है कि भौतिक संसाधनों के केंद्रीकरण को राज्य रोकेंगे, है ना, या फिर उत्पादन के साधनों में विकेंद्रीकरण उसको करेंगे, विकेंद्रीकरण करेंगे ताकि सबके पास तक पहुंच सके। सबको निर्वाह मजदूरी के लिए एक समान साधन उपलब्ध कराएगा राज्य। स्त्री पुरुष को समान कार्य के लिए समान वेतन देगा राज्य ऐसा प्रावधान करेगा जिससे कि लोगों को अपनी शक्ति के विरुद्ध कार्य न करना पड़े। ये सब बातें 39 में कहा गया है। तो यहाँ पर 25वां संशोधन में कहा गया कि अनुच्छेद 39 को ध्यान में रख करके, आर्टिकल 39 को ध्यान में रख करके संसद यदि कोई कानून बनाता है प्यारे साथियों, ठीक है ना, आर्टिकल 39 को ध्यान में रख करके संसद यदि कोई कानून बनाती है तो उस कानून को किसी भी न्यायालय में इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती है कि इससे
अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 31 में वर्णित मूल अधिकारों का हनन होता है। इन आधारों पर चुनौती नहीं दी जा सकती है। समझे हमारी बात को? मतलब कहा गया कि संसद जो है अनुच्छेद 39 को ध्यान में रख करके यदि कोई कानून बनाती है तो इसके द्वारा अनुच्छेद 39 को ध्यान में रख करके संसद के द्वारा बनाए गए कानून को इस आधार पर न्यायालय में चुनौती नहीं दिया जा सकता है कि इससे अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 31 में दिए गए लोगों के अधिकारों का हनन हो रहा है। ये प्रावधान इसमें संसद ने किया प्यारे दोस्तों। अब इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद बहुत महत्वपूर्ण बात आने वाली है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो 24वां और 25वां संशोधन को, ये जो दो संशोधन थे 24वां और 25वां संशोधन हुआ आपका 1971 में, इन्हीं दोनों संशोधन को वैधानिक जांच करने के लिए, क्या करने के लिए? वैधानिक जांच करने के लिए, इन दोनों संशोधन की वैधानिक जांच करने के लिए प्यारे साथियों आपका जो है एक महत्वपूर्ण केस सुप्रीम कोर्ट में गया और उस केस का नाम था, सुप्रीम कोर्ट में जो केस लिया यह वह केस का नाम था प्यारे साथियों केशवानंद भारती केस। क्या नाम था? केशवानंद भारती केस। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य प्यारे दोस्तों। कौन सा था? केरल राज्य। यह केस गया 1973 में, यह केस गया था प्यारे साथियों। कब गया था? 1973 में गया था। 1973 में यह मामला गया था प्यारे दोस्तों। 1973 ईस्वी में यह मामला सुप्रीम कोर्ट में गया और यह मामला अब तक का सबसे बड़ा केस है। यह अब तक का सबसे बड़ा केस है। इसमें टोटल 13 जज मिलकर फैसला सुनाए थे। कितने जज? 13 जज मिलकर फैसला सुनाए थे प्यारे साथियों और 7-6 के अनुपात में फैसला सुनाया गया था, बहुमत से फैसला सुनाया गया था। और इतने बहुमत से जब फैसला सुनाया गया तो इस केस में सर्वोच्च न्यायालय ने कुछ महत्वपूर्ण फैसला सुनाया था प्यारे साथियों, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संसद मूल अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकता है। संसद मूल अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकता है, यहाँ तक कि मूल अधिकारों में भी संशोधन कर सकता है। समझ गए? लेकिन संविधान के मूल ढांचे में, बेसिक स्ट्रक्चर में घोषित नहीं कर सकता प्यारे साथियों। तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि संसद को भाग 3 में भी संशोधन करने की शक्ति है। यह किस केस में कहा गया? तो केशवानंद भारती केस में कहा गया। क्या और किस केस में संविधान के मूल ढांचे को, बेसिक स्ट्रक्चर को, मूल संरचना को घोषित किया गया? तो केशवानंद भारती केस में कहा गया। अब मूल ढांचा क्या होता है प्यारे साथियों? तो मूल ढांचे का मतलब होता है जैसे मौलिक अधिकार, डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स में जो रिलेशन है ना, मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व में जो समन्वय है, विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ, या बेसिक स्ट्रक्चर है, जो पंथ निरपेक्ष छवि भारत की है, या बेसिक स्ट्रक्चर है, सेपरेशन ऑफ पावर, जो 3 अंगों में शक्तियों का बंटवारा है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी में, ये भी आपका जो है सो बेसिक स्ट्रक्चर है। समझ गए? और आपका इंडिपेंडेंट जुडिशियरी, स्वतंत्र न्यायपालिका, ये बेसिक स्ट्रक्चर है। फेडरल स्ट्रक्चर भी बेसिक स्ट्रक्चर है। पार्लियामेंट्री सिस्टम, ये भी बेसिक स्ट्रक्चर है। डेमोक्रेसी, लोकतंत्र, ये भी एक बेसिक स्ट्रक्चर है प्यारे साथियों। तो इन सब मामलों में जो अखंडता है, ये बेसिक स्ट्रक्चर है। इन सब को ध्यान में रख, मतलब इन सब के मामलों में संसद संशोधन नहीं कर सकती है, या वैसे अधिकार जो बेसिक स्ट्रक्चर घोषित हो गए हैं उनमें भी संसद संशोधन नहीं कर सकती है प्यारे साथियों। जबकि संसद संविधान के भाग 3 मूल अधिकारों सहित कहीं पर भी संशोधन कर सकती है। यह केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा प्यारे साथियों कि प्रस्तावना संविधान का महत्वपूर्ण भाग है, प्रियम्बल संविधान का महत्वपूर्ण भाग है। क्वेश्चन पूछता है किस केस में यह स्वीकार किया गया कि प्रस्तावना संविधान का महत्वपूर्ण भाग है? तो केशवानंद भारती केस में स्वीकार किया गया कि प्रस्तावना संविधान का महत्वपूर्ण भाग है प्यारे साथियों। आइए इसे आप लिख लिए होंगे। एक महत्वपूर्ण केस बताता हूं आपको प्रियम्बल से संबंधित, जो भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। एक केस था प्यारे साथियों 1960 में, 1960 में। उसका नाम था बेरूबरी संघ मामला। बेरूबरी संघ मामला यह केस था प्यारे साथियों
मामला। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया था। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह 1960 में था और इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था कि प्रस्तावना जो है संविधान का भाग नहीं है। तो किस केस में प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना गया? तो बेरू बरिश संघ मामले 1960 में प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना गया था प्यारे साथियों। इसके बाद एक और केस आता है, मिनर्वा मिल्स केस आता है आपका, जो है सो कौन सा केस आता है? मिनर्वा मिल्स केस आता है प्यारे साथियों। तो मिनर्वा मिल्स जब केस आता है, मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ आता है, तो मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ केस जो था, यह भी केस आपका 1980 में था, 1980 में यह केस था। मिनर्वा मिल्स एक केस था आपका 1980 में, यह केस था प्यारे दोस्तों। मिनर्वा मिल्स बनाम जो है सो भारत संघ का मामला था, यह भी 1980 में था। इसमें जो है सो क्या कहा गया? इस मामले में कहा गया, ध्यान से आप सुनेंगे कि इसमें न्यायिक समीक्षा की बात को पुनः दोहराया गया कि मतलब यदि संसद कोई कानून बनाता है, कोई संशोधन करता है, तो उसकी न्यायिक समीक्षा न्यायपालिका कर सकती है प्यारे साथियों। इस बात को इसमें रिपीट किया गया था, समझ गए? इस बात को दोहराया गया न्यायपालिका के द्वारा। तो ये महत्वपूर्ण मामले मैंने आपको बताया जो इससे संबंधित थे, जो मूल अधिकारों से संबंधित मामले थे प्यारे साथियों। ये सब बातों को आप जरूर याद रखेंगे क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण बात माने जाते हैं सब चीजें। तो आज हम लोगों ने क्या क्या देखा? आज हम लोगों ने जो है सो यहाँ पर देखा कि शंकरी प्रसाद मामले को देखा, सज्जन सिंह बनाम राजस्थान सरकार के मामले को देखा, हम लोगों ने गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य को केस देखा, हम लोगों ने 24वां संशोधन को भी देखा, हम लोगों ने 25वां संशोधन के बारे में भी देखा कि संसद ने क्या किया था इसमें। फिर लास्ट में इनकी जांच करने के लिए 24वां 25वां संशोधन की जांच करने के लिए केशवानंद भारती केस को भी हम लोगों ने देखा जब न्यायपालिका में चुनौती दी गई थी। फिर हम लोगों ने बेरू बरिश संघ मामले को भी देखा जिसमें कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। फिर केशवानंद भारती केस को देखे जहां पर प्रस्तावना को संविधान का एक इम्पोर्टेंट पार्ट माना गया और बेसिक स्ट्रक्चर घोषित किए गए और कहा गया कि संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, यहाँ तक कि मौलिक अधिकारों में भी, फंडामेंटल राइट्स में भी अमेंडमेंट कर सकती है प्यारे साथियों। फिर हम लोगों ने लास्ट में मिनर्वा मिल्स बनाम 1980 देखा, 1980 को देखा जिसमें कहा गया कि संसद यदि कोई संशोधन करती है तो उसकी न्यायिक समीक्षा की बात को पुनः स्वीकार किया गया न्यायपालिका के द्वारा प्यारे साथियों। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात मैंने आपको बताया। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा प्यारे दोस्तों, और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक। और ये ध्यान दीजिएगा कि जो भी मैंने आपको बातें बताया हूँ इसे आप जरूर लर्न कर लीजिएगा क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट माने जाते हैं। एलएलबी एंट्रेंस के लिए या अदर एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन उठाए जाते हैं। कई बार क्वेश्चन पूछे गए, BHU BA में भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, टेट सीटेट यूपी टेट में भी क्वेश्चन पूछे गए हैं यहाँ से इन केसों से संबंधित, तो आप इसे जरूर याद कर लेंगे। तो आज के सेशन को यही समाप्त करते हैं प्यारे साथियों। नमस्कार, जय हिंद।